चलिए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस करने से पहले चैप्टर का नाम बता दें, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर AS21 के ICM मॉड्यूल को हम डिस्कस कर रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो भी प्रोवाइड कर चुके हैं आपके पास में। इलस्ट्रेशन नंबर 7 अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके और कोई आपको क्वेश्चन देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं करके। तो यहाँ पे कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, एच लिमिटेड करके कोई कंपनी है, एक्वायर करते हैं 3000 शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो 3000 शेयर्स एक्वायर करा है, परसेंटेज नहीं बताया, इस बार नंबर ऑफ शेयर्स बताएं। तो इससे अभी साबित नहीं होता कि सर एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बनी है या फिर नहीं, ये तो चेक करने पे ही पता चलेगा कि ये कितना परसेंट शेयर है। ये 3000 जो है वो टोटल शेयर्स का कितना परसेंट है, अगर वो 50% से ज़्यादा है तो होल्डिंग सब्सिडी माना जाएगा। तो अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, कहता है कि सर कॉस्ट आपके पास में 4,80,000 है, मतलब कि ये 3000 शेयर्स कितने में परचेज करे हैं, 4,80,000 में एच लिमिटेड ने परचेज करे हैं एस लिमिटेड से। ठीक है, कहता है परचेज कब करे, 31 जुलाई 2001। इस बार पूरे ईयर के स्टार्टिंग में या फिर एंड में नहीं है, बीच में कहीं है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपके पास में। ठीक है, आगे का पिछले का सब कुछ प्री एंड पोस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, कहता है कंसिस्ट 5000 शेयर्स 100 रुपये वाले। तो अब यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 3000 शेयर्स परचेज करें, टोटल 5000 शेयर्स थे एस लिमिटेड में, तो 3000 परचेज कर लिए, तो परसेंटेज कितना होगा, तो यहाँ पे 3000 डिवाइड बाई 5000 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, 5000 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा। तो 3000 डिवाइड बाई 5000 परसेंटेज करेंगे, 60% पार्ट है ये। अच्छा, तो 50% से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये एस लिमिटेड क्या बन गई है सर, होल्डिंग कंपनी बन गई है। एस लिमिटेड क्या है सर, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है। कहता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 2001 का, मतलब कि ईयर की स्टार्टिंग में दे रखा है, ईयर की स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको वैसे भी चलिए बोल भी रखा है कि ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कहता है 1,25,000 है, एंड कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख हो गया। ठीक है सर, तो कहते हैं कि सर 1,25 था, ईयर एंड में 3 हो गया, तो बढ़ा कितना, तो सर 3 लाख माइनस 1,25,000, पूरे साल में 1,75,000 बढ़ा है आपके पास में। क्या चीज़ कहना चाहता है ज़रा समझिएगा। कहता है कि सर ईयर की स्टार्टिंग में, अब जब ईयर स्टार्ट हुआ तो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज़ 1,25,000 था। ठीक है, इसके बाद ईयर चला और एंड आ गया। ठीक है, ईयर का एंड आ गया, ये आपका ईयर एंडेड। ठीक है जी, ईयर एंडेड। कहता है कि सर ईयर एंड में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है 3 लाख का। तो सर पूरे साल में आपने क्या किया है सर, प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया, कहता है सर ₹175,000। ₹175,000 का क्या किया सर, प्रॉफिट कमाया है पूरे साल में। तो 125 पहले से था, 175 और कमाया, तो आपके पास में टोटल क्लोजिंग में कितना दिख रहा है, 3 लाख का दिख रहा है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे पढ़ाइए। कहता है कि सर इट डिक्लेयर्स आपके पास में डिविडेंड। अच्छा, अब डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया, देख लो। कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड 40%। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर थोड़ा सा प्री होगा, थोड़ा सा पोस्ट होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्री जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होता है, पोस्ट जो है वो पीएनएल में जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। और आपके पास में कहते हैं वो तो कैलकुलेशन कर लेंगे। कहता है कि सर रिकॉर्ड करिए क्या एंट्री रहेगी एच लिमिटेड की बुक में डिविडेंड की। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड की क्या एंट्री रहेगी, तो डिविडेंड में देखिए 2 तरीके से यहाँ पे हो गया, क्योंकि अगर पूरे साल में देखें हम तो थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि सर बीच में, साल के बीच में कहीं 31 यहाँ पे मान लेते जुलाई है आपके पास में, 31 जुलाई यहाँ पे एक्वायर किया है, तो कहता है पिछला जो डिविडेंड है वो प्री माना जाएगा और बाकी का आगे का जो है वो पोस्ट माना जाएगा। तो प्री की ट्रीटमेंट क्या रहेगी सर, प्री का जर्नल एंट्री क्या रहता है, सीधी सी बात है, प्री जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होता है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो रही है, तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट को कम करना है, असेट है, असेट को अगर वैल्यू कम करनी है तो टू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पास में डिविडेंड अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो सीधी सी बात है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव हो रहा है ना बेसिकली, तो डिविडेंड मतलब कि बैंक अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करना है, इसलिए क्रेडिट करा।
तो प्री के लिए ये एंट्री बनेगी। सर पोस्ट के लिए क्या एंट्री बनेगी? पोस्ट के लिए तो सीधी सी बात है, जो भी पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में, तो टू पीएनएल। तो दोनों की एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहता है प्री का लिए आपके पास में इन्वेस्टमेंट सी कॉस्ट को कम करेंगे और जो पोस्ट है वो पीएनएल में जाएगा। और दोनों को मर्जर भी आप एंट्री कर सकते हैं। मर्ज एंट्री क्या बन जाएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू पीएनएल। तो मर्ज भी कर सकते हैं, अलग अलग एंट्री भी लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आईसीआई ने पक्का मर्ज ही किया होगा, क्योंकि हर बार वो अपने जो अभी चैप्टर हमने कंप्लीट किए, ठीक है, बाई बैक वगैरह, उसमें भी मर्ज ही कर देते हैं एंट्री। तो यहाँ पे भी मर्ज ही किया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरीके से पढ़ाएंगे, सिंगल सिंगल पढ़ाएंगे, उसके बाद मर्ज तो आप सीख ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि सिर्फ जनरल एंट्री पूछा है या फिर आगे कुछ है? कहता है कि एज्यूम करिए प्रॉफिट इज़ अक्रूइंग इवनली एंड कैलेंडर ईयर। कैलेंडर है मतलब कि जैन टू दिसंबर आपके पास में चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में बस यही पूछा है छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा है, तो क्या ही दिक्कत है? बताइए सर डिविडेंड का अमाउंट कितना है? कहते हैं 40% डिविडेंड पे करा है, और 40% होता किसका है? ऑलवेज आपके पास में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है कितनी इस कंपनी की? शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी है सर? 5000 शेयर है, 100 रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू है। आपके पास में 5 लाख रुपये हो गए, 5 लाख इंटू सर 5 लाख इंटू 40%, तो ये डिविडेंड का अमाउंट मिल गया। तो टोटल डिविडेंड कंपनी ने एस लिमिटेड ने बांटा कितना है सर? ₹2 लाख का, ₹2 लाख का टोटल डिविडेंड बांटा गया है। क्या पूरा ही डिविडेंड जो है एच लिमिटेड को मिल जाएगा? आंसर इज़ नो। जितना परसेंट उसका होल्डिंग है उतना ही तो मिलेगा। तो सीधी सी बात है, इसका 60% करेंगे। ये डिविडेंड अमाउंट जो है किसको रिसीव होगा सर? एच लिमिटेड को। तो इसका 60% करेंगे, आपके पास में 1,20,000 टोटल अमाउंट रिसीव हुआ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि ये 1,20,000 पूरा ना तो प्री है ना तो पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि कहीं बीच में ये कंपनी को एक्वायर करते हैं, मतलब कि इतना परसेंट शेयर्स को एक्वायर किया। तो यहाँ पे कुछ पार्ट प्री है, कुछ पार्ट पोस्ट है। तो यहाँ पे दोनों का बाइफर्केशन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जनरल एंट्री डिफरेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करता है, एक पीएनएल में जाता है, ठीक है। तो कहते हैं आपके पास यहाँ पे कितने मंथ प्री के हैं, कितने मंथ पोस्ट के हैं, वो बताइए। कहता है जैन टू यहाँ पे जुलाई तक, तो मतलब कि यहाँ पे सीधी सी बात है, जैन टू जुलाई मतलब कि 7 मंथ आपके पास में, ठीक है। 7 मंथ किस चीज़ के सर? प्री के। एक्वायर किया उससे पहले का मतलब कि प्री। और पोस्ट के कितने मंथ होते हैं? तो 8, 9, 10, 11, 12, 5 मंथ, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, इस तरफ ही लिखना पड़ेगा, इस तरफ 5 मंथ आपके पास में पोस्ट के, ठीक है। ये पोस्ट का जो डिविडेंड होता है वो पीएनएल में जाता है, और ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। तो यहाँ पे 7 मंथ का जो है कितना अमाउंट बनेगा वो निकाल देते हैं। कहता है 1,20,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो ये आपके पास में 70,000 हो गया। ये आपके पास में प्री है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस होता है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस होता है। और बाकी का रिमेनिंग 1,20,000 में से रिमेनिंग को 50,000, तो 50,000 जो है वो पोस्ट है, तो सीधी सी बात है वो पीएनएल में जाएगा। जनरल एंट्री की पूछी गई थी बात, ठीक है। तो जनरल एंट्री की बात पूछी गई तो कहता है कि सीधी सी बात है, देखिए प्री के लिए जनरल एंट्री क्या होती है? आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अमाउंट रिसीव हुआ है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे सर? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करना है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? इसके लिए एंट्री बनेगी कि आपके पास में 30,000 जो आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड, वो पोस्ट का है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब दोनों मर्ज भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या सिंगल सिंगल लिखा है या फिर मर्ज कर दिया है। मर्ज ही कर दिया है, देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि सर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना टोटल आपके पास में डिविडेंड 1,20,000 रिसीव हुआ, लेकिन सर इसमें से 70,000 जो है वो प्री का था। प्री का मतलब कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 70,000, और बाकी का पोस्ट है तो वो पीएनएल में जाएगा, तो टू आपके पास में पीएनएल अकाउंट 50,000। क्लियर है? एकदम से सिंपल सी बात है, ओके। बस यही ट्रीटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी ये जो ट्रीटमेंट है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास में एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा है जनरल एंट्री, तो वही आपके पास में लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक ही ट्रीटमेंट आप ध्यान रखें, सेकंड नंबर की जो है ट्रीटमेंट है वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या पूछा है? जनरल एंट्री लिखिए, जनरल एंट्री लिख दिया, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने लिखा उसको आपको
प्रॉपर वर्किंग में दिखा के आना है, बस इतना सही लिखना है। आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे हम आएंगे।